सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इसको देखने से पहले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इस लेक्चर को समझने के लिए। इसमें हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फॉर ऑल इंडिया पीजीटी एंड टीजीटी एग्जाम्स के लिए कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा आप किसी भी फिजिक्स का कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने जाओ तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगुलैरिटी। ठीक है, सिंगुलैरिटी ऑल्सो नोन है जीरोज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, ये इसका सिर्फ नेम है कि सिंगुलैरिटी को हम जीरोज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। सिंगुलैरिटी या फिर सिंगुलर पॉइंट्स बेसिकली होते क्या है, ये वो पॉइंट्स होते हैं एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, आसान भाषा में कहूँ तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1। ठीक है, तो एट जेड इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ जेड क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0। तो ये क्या है हमारा नॉट डिफाइंड, या इसको कहेंगे हम नॉट एनालिटिक। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, एक सिंगुलर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है उसको हम एक दूसरे से सेपरेट ना कर पाए। ठीक है, इफ द सिंगुलर पॉइंट्स can't be separated from its neighbor then it is known as non isolated singular point। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हो गया हमारा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/sin 1/z। ठीक है, तो अभी एफ ऑफ जेड कब डिफाइन नहीं होगा, जब ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर का मतलब है साइन 1/z अगर जीरो हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब साइन 1/z जीरो कब होता है, जब 1/z किसके इक्वल हो, ये एन पाई के इक्वल हो। ठीक है, जब ये एन पाई के इक्वल होएगा तो हमारा क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एन क्या है, एन है 0 +-1 +-2 अप टू +-इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम एन क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं हम सॉरी जेड क्या लिख सकते हैं हम, जेड लिख सकते हैं हम 1/n पाई। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/n पाई। तो जब 1/n पाई लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर जेड की हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगी। सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर जेड इज इक्वल टू +-1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +-1/पाई। फिर n की वैल्यू +-2 रखेंगे तो +-1/2 पाई। ठीक है, इस तरह हम करते जाएंगे और हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 0 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जो ये इनिशियल हमारे पास जो नंबर्स है 1/पाई 1/2 पाई 3 पाई, इसको तो हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 1/पाई रख दिया, फिर 1/2 पाई उससे थोड़ा कम होएगा, 1/3 पाई उससे थोड़ा कम, 1/4 पाई उससे थोड़ा कम, ऐसे हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे अप टू 0 तक। ठीक है, तो अब ये जो 1/पाई पॉइंट है यहाँ से लेकर 0 तक इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो जो 0 के पास वाले पॉइंट्स होंगे जैसे कि 0.000 इनफाइनाइट बाय 0.1, फिर 0.00001, इस तरह के जो पॉइंट होंगे क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इतने से एरिया में इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, तो जब इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे तो हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे क्या है, ये है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको नोट कर लो आप। होपफुली इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल देखो,
सेकंड एग्जांपल मान लो कि एफ ऑफ जेड को मैंने ले लिया 1/sin पाई जेड। ठीक है, तो देखो इसके सिंगुलर पॉइंट क्या होंगे, इसके सिंगुलर पॉइंट होंगे जब sin पाई जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0। तो पाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, n। ठीक है, तो जेड n के इक्वल है, तो जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या है, 0 ±1 ±2 ±3। तो ये तो वो पॉइंट्स है जिसको हम आराम से सेपरेट कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम नियर इन्फिनिटी चले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है इनको हम सेपरेटली नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो इस तरह के सभी सिंगुलैरिटीज जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाते वो सारी क्या हो जाती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हो जाती है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी है वो है हमारी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन हमें पता लग रहा है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया, वो सारी सिंगुलर पॉइंट्स दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नेबर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो जो नेबर के सिंगुलर पॉइंट्स है जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं वो सारे क्या हो गए, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो एफ ऑफ जेड हमारे पास हो गया जेड अपॉन z-1 और z-2। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन एनालिटिक पॉइंट या फिर कहीं कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा ये, तो z इज इक्वल टू 1 और 2, इन दो पॉइंट्स पर क्या है, ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट क्या हो गए इसके, सिंगुलर पॉइंट। और ढंग से कहो तो कौन से सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इसमें अगर एक और एग्जांपल देखना हो तो हमारा एक और एग्जांपल हो गया जैसे हाँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z² + 1 और z² - 1। ठीक है, अब ये कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, तो सबसे पहले तो अगर z² + 1 0 हो जाए तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ± आयोटा। दूसरा कि अगर z² - 1 0 हो जाए तो भी ये डिफाइन नहीं होगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±1। तो हमारे पास टोटल 4 सिंगुलर पॉइंट्स आ गए और हमें पता है कि ये चारों सिंगुलर पॉइंट को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों सिंगुलर पॉइंट क्या बने, ये बने आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब इस चीज़ को नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपने पॉज करके नोट कर लेना, हम आगे चलते हैं। तो अब ये जो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है इसके भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये जो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है इनको हम किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम इनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट सीरीज। ठीक है, अब लॉरेंट सीरीज कोई डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस यहाँ पर देख लो कि जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है कि मान लो ये हो गया समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an z - z0 की पावर n प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी bn अपॉन z - z0 की पावर n। ठीक है, तो अब इनका जो डिफरेंस है, जो टाइप्स ऑफ है, वो टाइप किस पर डिपेंड करता है, वो इस पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में जो बेसिक पढ़ा था टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज का, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल पता होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये जो एक्सपेंशन है ना जिसमें 1/z - z0 की पावर n आती है, इसको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पार्ट के बेसिस पर क्या होगा
हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इस लेक्चर के लिए आपको जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसकी बस स्टार्टिंग का टेलर सीरीज में थोड़ा बहुत पार्ट किया था, उतना उतना आप देख लेना तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। अगर आपने देख लिया है फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टाइप होता है वो होता है हमारे पास इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट वो सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं जिसमें ये लॉरेंट सीरीज का ये जो एक्सपेंशन है इसमें क्या होती है, इनफाइनाइट टर्म्स होती है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल पार्ट है वो क्या करता है, कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल से समझते हैं कैसे। तो सबसे पहला मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/z-a। ठीक है, ये मैंने कह दिया एक फंक्शन है। अब हमें पता है कि जो सीरीज एक्सपेंशन होता है e⁻x का वो क्या होता है, वो होता है 1 + 1/z-a प्लस 1/z-a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लग जाता है फैक्टोरियल 2, 1/2 प्लस 1/3 1/z-a का होल क्यूब प्लस सो ऑन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/z-a की जो पावर सीरीज बनी है उसमें ये क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स होगी। ठीक है, तो इन इनफाइनाइट टर्म्स की वजह से इसको क्या कहेंगे, हम इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब इसके थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे होता है हमारा साइन ऑफ 1/z-a। ठीक है, इसकी भी एक्सपेंशन होती है, उसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स होएगी। इसको आप सिमिलरली एक्सपेंड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना जो कल मैंने एक्सपेंशन सीरीज सिखाई थी पिछले लेक्चर में। और ये हो गया कॉस ऑफ 1/z-a। इसमें भी क्या होता है, सीरीज में हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स होएगी। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी सीरीज होती है उनमें जिनमें हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स आती है उसको हम कहते हैं इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारा सेकंड पार्ट जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन आते हैं। इसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है कि इफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कंटेन्स फाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और इसी को हम एक और चीज कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पोल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वो जो सिंगुलैरिटी होती है उसको हम कहते हैं पोल ऑफ द फंक्शन। नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट को ही हम पोल कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, काफी फेमस है, इसी से आपको क्वेश्चन आएगा मेन। तो अब हमारे को ये पता लग गया कि नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, उसको पोल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक टर्म आती है ऑर्डर ऑफ पोल। ऑर्डर ऑफ पोल। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पोल को सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। ये डेफिनेशन होती है कि जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर होती है, हाईएस्ट नेगेटिव पावर इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ पोल। जैसे मान लो एक फाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन हुआ जिसमें जो हाईएस्ट पावर मिली वो हमें मिली z-z0 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z-z0। z0 क्या थी, एक सिंगुलैरिटी थी कि पावर -3, ये हमें हाईएस्ट पावर मिली। ठीक है, हाईएस्ट नेगेटिव पावर मिली, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ पोल होता है हमारे पास। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो हम अब ऑर्डर ऑफ पोल निकालने के लिए बार बार सीरीज एक्सपेंशन नहीं करेंगे या फिर लॉरेंट सीरीज नहीं निकालेंगे। हम ऑर्डर ऑफ पोल निकालने के लिए एक शॉर्टकट का यूज करेंगे। ठीक है, एक मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है, वो मेथड देखो। ऑर्डर ऑफ पोल बेसिकली होता है कि जिस फैक्टर की वजह से आपका सिंगुलैरिटी आ रही है, ठीक है, जो फैक्टर है कॉजिंग सिंगुलैरिटी,
ठीक है, उसकी जो पावर होती है वही क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ पोल। ठीक है, अब ये मेथड इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जांपल से समझते हैं और आसान भी है काफ़ी। अब मैंने आपको कह दिया कि अब ये जो एग्जांपल किए थे वही लेते हैं, जैसे 1/z-1 है। ठीक है, तो इसमें और ये है, ठीक है, बस यही है z-1, इतना ही ले लो एक बार। तो यहाँ पर सिंगुलैरिटी क्या है, सबसे पहले z=1, ये सिंगुलर पॉइंट है, ये हमें पता लग गया। अब ये जो सिंगुलर पॉइंट है z=1, तो इस ये जो है हमारे पास फैक्टर, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, वो हो गया 1। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर z-1 के साथ एक और होता z-2 और वो होता होल स्क्वायर में ऐसे। तो अब हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट तो z=1 था जिसका ऑर्डर 1 था, अब हमारे पास एक और सिंगुलर पॉइंट आ गया z=2। अब ये जो सिंगुलर पॉइंट है, ये जिस फैक्टर की वजह से उसकी पावर कितनी है 2, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 2। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मान लो कि कोई फैक्टर है z-z0 की पावर n, ठीक है, f ऑफ z। तो इसमें सिंगुलर पॉइंट क्या है, z=z0, ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब इस सिंगुलर पॉइंट की पावर कितनी है इस फैक्टर की, जिसकी जहां पे ये सिंगुलर पॉइंट है n, तो ये कौन सा हो गया, nth ऑर्डर का। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या है, ऑर्डर निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, मैंने लिखे थे ये। ठीक है, यही ऑर्डर निकालने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो देखो एग्जांपल 1, ये है हमारा f ऑफ z = 1/z+1 का होल स्क्वायर और z-3। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट बताने हैं, और सिंगुलर पॉइंट बताने के बाद हमें ये बताना है कि उन सिंगुलर पॉइंट्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, अगर कोई खुद ट्राई करना चाहता है तो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो z=-1 एक सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अब z=-1 एक सिंगुलर पॉइंट है और उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर 2 है, क्यों, इसकी पावर ये 2। दूसरा सिंगुलर पॉइंट है z=3, और z=3 जो सिंगुलर पॉइंट है उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये अच्छा एग्जांपल है, इसको देखो। ये है z² - 3z + 2। ठीक है, अपॉन क्या है हमारे पास, z-2 का होल क्यूब और z+4। ठीक है, अब इसको कोई पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई करो, फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो अब अगर कोई ध्यान से इसको नहीं देखेगा तो उसको लगेगा देखो z-2 आया, इसकी पावर 3 है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि एक z=2 सिंगुलर पॉइंट है और उसका ऑर्डर है 3। ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है 3, लेकिन ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टराइजेशन हो रही है। देखो कैसे, इसको हम डिटेल में थोड़ा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट में पढ़ेंगे, जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर फैक्टराइज करूँ तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है z-1 और z-2, अपॉन में है z-2 की पावर 3 और z+4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक z-2 से ये कैंसिल होके क्या बन रही है, इसकी पावर 2 बन रही है ऐसे। ठीक है, इससे कैंसिल होके इसकी पावर 2 बन रही है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या पता लगता है, अब पता लगता है z=2 एक सिंगुलर पॉइंट है और उसका ऑर्डर कितना है 2, और इसी तरह z=-4 एक सिंगुलर पॉइंट है और उसका ऑर्डर कितना है 1। तो इस तरह जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है उसको हमें कैंसिल करना होता है। ठीक है, अब कैंसिल क्यों करते हैं, क्या सिस्टम है, ये हम रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स में देखेंगे।
ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया आपका जेड स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो एक हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इसको कोई अब सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार सॉल्व करके देख लो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये डिनोमिनेटर ज़ीरो कब होगा, जब जेड स्क्वेयर क्या होगा, जेड स्क्वेयर -1 के इक्वल होगा। ठीक है, जेड स्क्वेयर क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब जो यहाँ पर z इज इक्वल टू प्लस आयोटा है और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है, ये दो हमारे पास क्या आ गए, सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। और इन दोनों सिंगुलर पॉइंट्स का हमारे पास जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है, हमारे पास 2 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ये जो फैक्टर है इसको क्या लिख सकते हैं, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा और दोनों की पावर क्या हो जाएगी 2, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरह थोड़ा सा ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। एक यहाँ पर है z की पावर 5 प्लस 1 और इसका मान लो हमारे पास आ गया होल क्यूब। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी ने लेक्चर 1 अच्छे से किया तो वो तो आराम से सॉल्व कर लेगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, z की पावर 5 इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब z की पावर 5 -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे कैसे, यहाँ पर 5 सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो 5 सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1 को मैंने क्या कहा था, क्या लिख सकते हैं, -1 को इसको लिख सकते हैं हम e टू दी पावर आयोटा पाई। ठीक है, अब अगर हमें इसकी जनरल फॉर्म लिखनी हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2n प्लस 1 और ये आ गया पाई। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है। क्यों, क्योंकि e टू दी पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर थीटा की जगह अगर हम 2n प्लस 1 थीटा करते हैं, यहाँ भी 2n प्लस 1 थीटा करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2n के बाद रिपीट होती है साइकिल्स, तो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ही सेम रहेगी। ठीक है, इसलिए इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर z की पावर 5 इज इक्वल टू ई टू द पावर ये है, तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू हो गई ई टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 5। ठीक है, तो अब इसके जो 5 रूट्स हैं वो क्या होंगे, इसके जो 5 रूट्स आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, n की वैल्यू कहाँ तक जाती है, ये 5 -1 तक जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी, तो अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। ठीक है, तो इसकी क्या जाएगी, 5 -1 तक n जाएगा, ये इसके यूनिक रूट्स आएंगे। इसके बाद क्या होगा, रूट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम n की वैल्यू 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, रूट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके रूट्स देखो, रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स होंगे z इज इक्वल टू, सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 रख दो, तो ये कुछ बन जाएगा हमारा e टू द पावर आयोटा पाई बाय 5। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 1 रख दो, तो e टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 आयोटा पाई बाय 5। ठीक है, मैं सही तो लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारा बन जाएगा ये e टू दी पावर 5 आयोटा पाई बाय 5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, e टू दी पावर आयोटा पाई ही बन जाएगा। फिर आ जाएगा e टू दी पावर 7 आयोटा पाई बाय 5 और लास्ट आ जाएगा e टू दी पावर 9 आयोटा पाई बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 5 यूनिक रूट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब ये जो 5 यूनिक रूट्स है, इन पांचों का ही ऑर्डर क्या होगा, ये पांचों का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 3 होएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, z की पावर 5 प्लस 1 की होल पावर 3 है, तो इसमें भी पावर 3, इसमें भी पावर 3, 3 3 3। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग अगर फैक्टर्स में लिखे तो उन पांचों फैक्टर्स की पावर क्या आएगी, 3 आएगी, तो सभी का ऑर्डर क्या होगा, 3 होएगा। अभी ये यहाँ पर तो वैसे देखने से ही पता लग रहा था कि कोई भी पूछ ले ऑर्डर 3 होएगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, जब हम रेसिड्यू निकालेंगे तो हमें यूनिकली इन पांचों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी सी एक बार यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दी ताकि रेसिड्यू के टाइम हमें इस पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना।
तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारा जो थर्ड टाइप है नॉन, ठीक है, थर्ड टाइप चल रहा है हमारा किसका, नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स का। तो थर्ड टाइप है रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। सॉरी, थर्ड टाइप हमारा है आइसोलेटेड का, ठीक है। आइसोलेटेड का थर्ड टाइप है हमारा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट में क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक मिनट, ठीक है। देखो, तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है, मान लो कोई भी एफ ऑफ जेड, वो नॉन एनालिटिक होता है, ठीक है, नॉन एनालिटिक होता है, मान लो किसी जेड नोड पॉइंट पर, ठीक है। तो जेड नोड पॉइंट पर वो नॉन एनालिटिक है, ये हमें पता लग गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो सिंगुलैरिटी है उसको क्या कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड। और ये रिमूव क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा नॉन एनालिटिक बन रहा है वहां पर क्या है, कुछ 0/0 फॉर्म बन जाती है, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन जाती है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने z-1 का फैक्टर और z-1 का फैक्टर, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया था। तो z-1 की वजह से 0/0 फॉर्म हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से क्या है, सिंगुलैरिटी रिमूव हो गई। या फिर हम कह दें कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल होता है, एक आपने 10वीं 11वीं में पढ़ा होगा, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल की वजह से भी क्या है, ये जो सिंगुलैरिटी है ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा कि रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट आप समझ गए होता क्या है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होएगी। तो इसको डेफिनेशन होएगी, वो होएगी मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो इसकी होएगी कि इसमें जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, वो क्या होगा, कंटेन नो नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव पावर्स, ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन होएगा। अभी अभी हमने देखा था कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में क्या होता है, z-z की पावर n, ठीक है, इनको ऐसे क्या करते हैं, हम सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जहां पर हमारी सिंगुलैरिटी रिमूव हो रही है वहां पर लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा, ठीक है। इसकी क्या है, n की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब कोई टर्म ही नहीं मिलेगी हमें ऐसी z1/z-z0 टाइप की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में। तो पहली मैथमेटिकल डेफिनेशन तो ये हो गई, ठीक है। और हम इसको कहते क्या हैं, हम इसको कहते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 0, पोल ऑफ ऑर्डर 0, ठीक है, कि यहाँ पर पोल है जो वो क्या है, ऑर्डर 0 का पोल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देख लो कि मान लो एफ ऑफ जेड है, वो है 1 - cos z अपॉन जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो हमें पता है कि z = 0 क्या है, यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो जब z = 0 रखते हैं तो ये क्या बन जाता है, 0/0 फॉर्म बन जाता है, ठीक है। ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जब 0/0 फॉर्म बन रही है तो यहाँ पर क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि हम इसको ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब हम ऊपर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा sin z, और नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2z, ठीक है। ऊपर sin z बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, 2z बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे तो यहाँ पर जब हम z = 0 रखेंगे, ठीक है, तो अभी भी क्या है, ये सिंगुलर पॉइंट है। और सिंगुलर पॉइंट कौन सा है हमारा, 0/0 की फॉर्म का। तो हम फिर से क्या है, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो जब हमने फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos z, और ये बन जाएगा अपॉन में 2। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हमने z = 0 पुट किया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, z = 0 पुट किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2।
1/2 आ गई, इसका मतलब हमारी सिंगुलैरिटी क्या हो गई, रिमूव हो गई। सिंगुलैरिटी क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो अब जो z इज इक्वल टू 0 था, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 था, उसका पोल का ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर 0 हो गया। ठीक है, अब पोल ऑफ ऑर्डर 0 हुआ तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हमें कोई टर्म नहीं मिलनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस कोस जेड अपॉन जेड स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो कोस जेड है उसका सीरीज एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर हमने अलग रख लिया ये यहाँ पर, और माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन। अब क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन जेड, ये है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर फिर से आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, माइनस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब हमें पता है कि ये देखो 1 अपॉन जेड स्क्वायर से 1 अपॉन जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये जो जेड स्क्वायर है इससे ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे जेड स्क्वायर ये कैंसिल होकर ये जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारी सीरीज बची क्या, अब हमारी सीरीज बची ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो अब देखो, अब यहाँ पर कोई जेड की नेगेटिव पावर की टर्म दिख रही है आपको। अब हमें पता है कि यहाँ पर कोई जेड की नेगेटिव पावर टर्म है ही नहीं, इसका मतलब इसका लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव पावर्स में। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि इसमें कोई लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का प्रिंसिपल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं हम इसी रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट का। इसको आप एक सेकंड नोट कर लो ना, आराम से पॉज करके नोट कर लो। अभी देखो एग्जांपल। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल क्या है कि जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है, साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, हमें एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें सिंगुलर पॉइंट बताना है एंड उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले देखो आंसर। अब हमें जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है, पाई। ठीक है, अगर z इज इक्वल टू पाई रखेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 0, नीचे भी क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या है, 0/0 की फॉर्म है, तो z इज इक्वल टू पाई क्या है, सिंगुलर पॉइंट। लेकिन ये कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, अब बात है 0/0 की फॉर्म बन रही है। 0/0 की फॉर्म बन रही है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एल हॉस्पिटल रूल से डेरिवेट करते हैं। तो साइन जेड का क्या हो जाएगा, कॉस जेड, और जेड माइनस पाई के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू जेड माइनस पाई। ठीक है, ये बन जाएगा। अब जब यहाँ पर हम पाई रखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू पाई वापस रखेंगे। ठीक है, जो हमारा सिंगुलर पॉइंट था, तो जेड इज इक्वल टू पाई रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ऊपर तो क्या बन जाएगा, -1, और नीचे क्या बन जाएगा, 0, तो -1/0 बन जाएगा। तो -1/0 नॉट डिफाइंड है। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 1। ठीक है, हमें यहाँ पर देखने में लग रहा था कि इसका ऑर्डर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगुलैरिटी रिमूव हो गई। ठीक है, सिंगुलैरिटी रिमूव होगी तो इसका ऑर्डर क्या बचा, 1 बचा। तो ये चीज़ आप ध्यान से देना। ठीक है, कि वहाँ पर जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको ये चेक करना है कि जो इसका ऑर्डर है वो रिड्यूस हो रहा है क्या, सिंगुलैरिटी वहाँ रिमूव हो रही है। इसको ध्यान से करके आना क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, और एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले है एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। ठीक है, तो इसमें हमें ऑर्डर ऑफ पोल बताना है। ऑर्डर ऑफ पोल कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं।
अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर हम देखते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर z इज इक्वल टू जीरो क्या है, इसका सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, z इज इक्वल टू जीरो पर क्या बन रही है, इसकी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो साइन z का क्या हो जाएगा, cos z, और नीचे जो z है उसका क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम z इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सिंगुलैरिटी क्या हो गई, रिमूव। ठीक है, सिंगुलैरिटी रिमूव हो गई। तो जो सिंगुलर पॉइंट था, अब इसका ऑर्डर क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन था, तो इसका ऑर्डर था जीरो ऑर्डर पोल, जीरो ऑर्डर पोल, जीरो ऑर्डर पोल। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। तो ऑप्शंस में 0 1 2 3 4 जो भी दिया हो ना, तो आपको 0 पर टिक करके आना है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली रिमूव हो। पिछले क्वेश्चन में ये हमने देखा था कि हमारी सिंगुलैरिटी पार्शियली रिमूव हुई, सेकेंड ऑर्डर के पोल को हमने फर्स्ट ऑर्डर के पोल में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि सिंगुलैरिटी पूरी तरह से रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ भी डिपेंड करता है कि सिंगुलैरिटी कितनी रिमूव होती है। तो आपको थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए बस। और मैं एग्जांपल देख लेता हूँ, और लिखे हैं क्या मैंने। चलो अब ना थोड़ा सा जनरल एग्जांपल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जनरल एग्जांपल। तो देखो, अब यहाँ पर हमारा एफ ऑफ जेड था, ये है 1/1 माइनस ई टू द पावर जेड। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड है, नॉन आइस। देखो पहला ऑप्शन है कि ये नॉन आइसोलेटेड है। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड में अगर ये आइसोलेटेड है तो ये कौन सी है, रिमूवेबल है। ठीक है, इसेंशियल है, या चौथा ऑप्शन है नॉन इसेंशियल है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, हमें बताना है कि यहाँ पर किस तरह की सिंगुलैरिटी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अब हमें पता है कि ये 0 कब होगा, जब हमारा e टू द पावर जेड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब e टू द पावर जेड इज इक्वल टू 1 होगा, तो e टू द पावर जेड 1 कब होता है, ये होता है 2n पाई। ठीक है, जेड इज, तो ये कब होता है, जब जेड क्या होता है हमारा, जेड होता है 2n पाई आयोटा में। ठीक है, क्योंकि e टू द पावर आयोटा 2n पाई क्या बनता है, ये बनता है cos 2n पाई प्लस साइन 2n, आयोटा साइन 2n पाई। तो यहाँ पर ये तो हो जाता है 0 और ये हो जाता है 1। ठीक है, तो e टू द पावर आयोटा 2n पाई की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, तो यहाँ से z की क्या जनरल वैल्यू होगी, आयोटा 2n पाई। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या पता लगा, हमें यहाँ पर पता लगा कि ये वाली जो सारी टर्म्स है ये क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड टर्म्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, पहला सही हो गया। ये किस तरह की सिंगुलैरिटी थी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब यहाँ पर वैसे जनरली पूछ लेता हूँ, वैसे आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, इसका लॉजिक नहीं बनता कि मैं पूछ लूँ यहाँ पर जितने भी ये सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे उनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है ये सिंगुलर पॉइंट्स तो यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, लेकिन इन सभी पर्टिकुलर सिंगुलर पॉइंट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 1 होएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। यहाँ पर सभी का ऑर्डर कितना होएगा, 1, क्यों, क्योंकि इसकी देखो ये पूरा फैक्टर है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। अब आपको ना एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन अगर किसी ने कर दिया तो उसको मेरी तरफ से टॉफ़ी। ठीक है, एल्पेनलीबे। तो कमेंट सेक्शन में बता देना किस किसने टॉफ़ी जीती। ठीक है, तो देखो अब हमारा एक फंक्शन था एफ ऑफ जेड। ठीक है, उसका क्या था, पोल ऑफ ऑर्डर एन, पोल ऑफ ऑर्डर एन एट जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है,
अब उसने पूछा है कि ऑर्डर ऑफ पोल एफ डबल प्राइम जेड अपॉन एफ प्राइम जेड। ठीक है, ये नया फंक्शन बना दिया हमने। ठीक है, इस एफ जेड को एक बार डबल डेरिवेटिव किया और इसको डिवाइड किया जिसमें इसका सिंगल डेरिवेटिव था। एट दिस पॉइंट विल बी, ठीक है, तो इस ऊपर इसको दो बार डेरिवेट किया, नीचे एक बार डेरिवेट किया। अब इस फंक्शन में जब हम z इज इक्वल टू ए रखेंगे तो इस फंक्शन का ऑर्डर ऑफ पोल बताना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा होपफुली आपको। तो चलो सॉल्व करो। ठीक है, आप पॉज करके सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखो यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसने साफ साफ दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड है जिसका जेड इज इक्वल टू ए पर पोल है और उसका ऑर्डर क्या है एन। तो हम एफ ऑफ जेड को जनरली क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन जेड माइनस ए। तो इसका क्या है, ए पर पोल है। अब इसका ऑर्डर क्या है एन, ये कर दिया। अब इसने क्या कहा, सबसे पहले तो इसको एक बार डेरिवेट करो, एफ प्राइम जेड ये निकालो। तो एफ प्राइम जेड क्या होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस एन। ठीक है, और ये आ जाएगा जेड माइनस ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, फिर इसने कहा है इसको डबल डेरिवेटिव करो। जब इसको डबल डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर क्या आएगा, एन माइनस 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन माइनस 2। ठीक है, इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी। तो अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है एफ डबल प्राइम जेड अपॉन एफ प्राइम जेड। ठीक है, ये रखना है हमें। तो हमें क्या रखना है, एन माइनस 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन माइनस 2। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या रखना है हमें, एक सेकेंड ना, मैंने कुछ गलती कर दी ना। हाँ, इसकी आएगी एन प्लस 1। मेरे को ही बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती तो मेरे को ही डूब मरना चाहिए। ठीक है, एन प्लस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन प्लस 1। ठीक है, और ये क्या था, एन प्लस 2 था। और यहाँ क्या आएगा, अपॉन में आएगा यहाँ पर एन और जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ी यहाँ पर काटापेटी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये है एन प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए और इसकी पावर आ जाएगी 1। ठीक है, अब हमें पता है कि जेड इज इक्वल टू ए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। जेड इज इक्वल टू ए सिंगुलर पॉइंट है और सिंगुलर पॉइंट होने के साथ साथ उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर है 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हमारी टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी हो गई, ऑर्डर ऑफ सिंगुलरिटी पता लग गई। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेसिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना किस किस ने टॉफी जीत ली। तो सबसे पहले देखो रेसिड्यू होता है क्या। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हम कहते हैं इफ़ जेड इज इक्वल टू ए, ठीक है, जेड इज इक्वल टू ए या कहूँ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। कोई फंक्शन था एफ जेड, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट क्या है, उसका सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, देन रेसिड्यू of f z at z is equal to z naught is coefficient of 1 अपॉन z माइनस जेड नोट की पावर 1। ठीक है, तो अगर z इज इक्वल टू जेड नोट सिंगुलर पॉइंट है तो हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। अब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में तो z माइनस जेड नोट की पावर 1 इसका जो कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, इसका बेसिकली कोफिशिएंट होगा, मान लो यहाँ पर b1। ठीक है, ये क्या होता है, bn अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n। तो ये क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट b1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट b1 आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका रेसिड्यू क्या होगा, वो होगा b1। ठीक है, इसको ऐसे मत रखो, इसको कोफिशिएंट ऑफ ये इज इक्वल टू b1। ठीक है, जो हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं उसमें।
ठीक है, तो ये इसका कोफिशिएंट आ गया। अब रेसिड्यू की ना एक और डेफिनेशन होती है, वो एक और डेफिनेशन भी देख लो, जो मेथड डेफिनेशन होती है जहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, वो b1 भी होता है, और इस b1 को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कंटूर सर्कुलर, मतलब सर्कुलर कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डॉट डी जेड। अब ये क्या चीज़ होती है इसको हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में, फिलहाल हम पहली डेफिनेशन से काम चलाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम रेसिड्यू निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं सीरीज़ को बार बार एक्सपेंड करेंगे, वो आपने पिछले लेक्चर में देखा था कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसका कोई मेथड भी तो होता होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, बाय मेथड सॉल्व करते हैं। तो बाय मेथड सॉल्व करने से पहले एक बार हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको फर्स्ट डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए। तो कोई एक जनरल सी सीरीज ले लेते हैं हम, तो जनरल सी सीरीज ले ली जैसे जेड स्क्वेयर साइन 1/z। ठीक है, ये ले ली। तो इसमें हमें क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जेड इज इक्वल टू 0 यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, सीरीज का एक्सपेंशन करते हैं। तो जेड स्क्वेयर 1 माइनस, ये क्या होता है, नहीं ये होता है जेड, ये होता है 1/z माइनस 1/3 जेड क्यूब प्लस 1/5 जेड टू द पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जेड स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जेड स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जेड माइनस 1/z, और यहाँ पर होएगा फैक्टोरियल 3, और ये प्लस 1/5 और Z3, और ये सो ऑन, इस तरह आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन हमें क्या जानना था, हमें जानना था z माइनस जेड नोट की पावर 1। तो यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट क्या था, z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें 1/z की पावर 1, ठीक है, z माइनस 0 की पावर 1 मतलब 1/z की पावर 1, इसका कोफिशिएंट देखना है। इसका क्या देखना है, कोफिशिएंट। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है, 1/z, तो ये हमें 1/z मिल गया। ठीक है, अब 1/z का कोफिशिएंट क्या है, -1/3। तो इसका जो आंसर है, इसका जो रेसिड्यू है वो क्या आ गया, वो आ गया -1/3, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी देखो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा था ऑर्डर ऑफ पोल, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रेसिड्यू, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अभी हम करेंगे हमारा मेथड। ठीक है, अब हम हर बार सीरीज एक्सपेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हर सीरीज को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, बाय मेथड सॉल्व करेंगे। अब मेथड हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं इस मेथड के। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ठीक है, तो ये होता है रेसिड्यू ऑफ सिंपल पोल। सिंपल पोल, सिंपल पोल का मतलब क्या होता है, पोल ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, जब पोल हमारे पास ऑर्डर 1 का हो तो उसका रेसिड्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। तो इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है कि अगर हमारा जो मतलब जिस पॉइंट की वजह से हमारा सिंगुलैरिटी आ रही है, अगर वो पॉइंट क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है हमारा DEN, डिनोमिनेटर जो है हमारा सिंगुलर पॉइंट वाला जो डिनोमिनेटर है वो है फैक्टराइज्ड फॉर्म में। फैक्टराइज्ड फॉर्म का मतलब हुआ 1/z माइनस a, इस तरह से उसका फैक्टर बना हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पर z माइनस जेड नॉट है। ठीक है, इस तरह क्या बना हुआ है, उसका फैक्टर बना हुआ है। तो उसका रेसिड्यू कैसे निकालेंगे देखो। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो f ऑफ z था, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ, हमारा जो f ऑफ z था, मान लो z माइनस जेड नोट की वजह से यहाँ पर क्या आ रही थी, सिंगुलैरिटी। तो हम क्या करेंगे, वो z माइनस जेड नोट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये z माइनस जेड नोट उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में z इज इक्वल टू जेड नोट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेसिड्यू। ठीक है, ये हमारे रेसिड्यू का क्या हो गया, फॉर्मूला। अब हम बी पॉइंट देखते हैं।
ठीक है, अब दोनों पॉइंट पहले देख लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल कर लेंगे। अगर हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है डिनोमिनेटर में वो फैक्टराइज्ड नहीं है, नॉट फैक्टराइज्ड, ठीक है, उसको इस तरह जेड माइनस जेड नोट के फैक्टर में नहीं दिया हुआ हमें वो सिंगुलर पॉइंट अनफॉर्चुनेटली, तो वहां पर जो रेसिड्यू होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा, तो मान लो न्यूमिनेटर में कुछ फाई वन था ऑफ जेड था, डिनोमिनेटर ऑफ फाई टू ऑफ जेड था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही थी, सिंगुलैरिटी कौन सी, सिंपल पॉल ऑर्डर वन की, तो हम क्या कर देंगे, इस डिनोमिनेटर को सिर्फ पार्शियली डेरिवेट कर देंगे, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा ऑर्डर वन की जो सिंगुलैरिटी थी वो चली जाएगी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू जेड नोट पुट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो अब ये दो मेथड आपको होपफुली समझ आ गए होंगे, अगर नहीं समझ आए तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जब हमें फैक्टराइज्ड दिया हो, ठीक है, जैसे एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वन जेड प्लस टू, जेड प्लस वन जेड प्लस टू, ठीक है। तो हमें क्या कहा है, हमें कहा है सबसे पहले तो उनका सिंगुलर पॉइंट्स बता दो, सिंगुलर पॉइंट्स बता दो, उसके क्या बता दो, हम रेसिड्यू बता दो, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है यहाँ पर दो सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं, जेड इज इक्वल टू माइनस वन ये पहला सिंगुलर पॉइंट है, और जेड इज इक्वल टू माइनस टू ये दूसरा सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। दो हमारे पास क्या आ गए, सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। अब इस सिंगुलर पॉइंट का रेसिड्यू निकालना है, अब सिंगुलर पॉइंट का रेसिड्यू निकालना है तो सबसे पहले जेड इज इक्वल टू माइनस वन का रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका रेसिड्यू क्या होगा, हमने क्या कहा था कि ये जो एफ ऑफ जेड है इसके साथ क्या कर दो, जिस पॉइंट की वजह से सिंगुलैरिटी आ रही है, तो जेड प्लस वन ये मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ जेड के साथ, ठीक है, और जेड इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पुट कर दो फिर इसमें, ठीक है। अब सिंगुलैरिटी को खत्म होगी तो जेड इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस टू, क्यों, क्योंकि जेड प्लस वन से ये जेड प्लस वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या करना है, जेड इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर देना है। तो जब माइनस वन पुट कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन, और ये जो वन आंसर है यही क्या है, इसका रेसिड्यू है, ठीक है। फिर हम जेड इज इक्वल टू माइनस टू के लिए भी देख लेते हैं। जेड इज इक्वल टू माइनस टू के लिए जब हम रेसिड्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जेड प्लस टू ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही है, तो एफ ऑफ जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जेड इज इक्वल टू माइनस टू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वन, तो यहाँ पर जब हम जेड इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फोर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ये तो तब हो गया जब हमारे पास फैक्टराइज्ड रहा। अब हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास फैक्टराइज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो फैक्टराइज्ड नहीं होगा उसका जब एग्जांपल देखना है, उससे पहले रुको एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना। हाँ, एक अच्छा सा एग्जांपल बनाते हैं। ये है वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसके आप सिंगुलर पॉइंट निकाल दो और उन सिंगुलर पॉइंट के रेसिड्यू निकाल दो, ठीक है। पहले ये करो, फिर इससे एक अच्छा वाला एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट करो, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो अब हमें पता है कि जब जेड स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट बनेगा। जेड स्क्वायर माइनस वन मतलब जेड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा क्या आ गए हमारे पास, सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अब हमें क्या है, जेड इज इक्वल टू प्लस आयोटा का रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू प्लस आयोटा का रेसिड्यू निकालना है, तो रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, जेड इज इक्वल टू प्लस आयोटा, यहाँ जाएगा क्या बन जाएगा, जेड माइनस आयोटा,
इसको क्या कर देंगे हम एफ ऑफ जेड से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे जेड इज इक्वल टू आयोटा यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा, ठीक है, जेड माइनस आयोटा से जेड माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है जेड इज इक्वल टू आयोटा पुट कर देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 आयोटा आंसर, ठीक है, ये इसका रेसिड्यू आ गया। अगर समझ नहीं आया तो एक एक स्टेप करके इसको आराम से लिख लेना, ठीक है। फिर z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, कन्फ्यूज मत हो ना, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन लिखवाया, क्योंकि कुछ लोग क्या है यहाँ पर z इज इक्वल टू प्लस आयोटा लिखते हैं, फिर z प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि z इज इक्वल टू प्लस आयोटा है तो ये इधर आके क्या बनेगा z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, तो ये वाली क्या है, ये फैक्टर बनेगा हमारा, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अब z इज इक्वल टू माइनस आयोटा का जब रेसिड्यू निकालेंगे तो ये क्या है z प्लस आयोटा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा एफ ऑफ जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा, और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पुट करना है, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन -2 आयोटा आंसर, ठीक है। तो ये इसके क्या आ गए, 2 रेसिड्यू आ गए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, बस इस तरह की गलती ना करें इसके लिए लिखवा दिया, ठीक है। तो वो किसी का भी रेसिड्यू पूछ ले, आपको वो रेसिड्यू लिख के ऐसे आ जाना है। अब देखो, अब हम करते हैं एक अच्छा एग्जांपल, उसको आप पॉज करके नोट कर लेना। एग्जांपल देखो, अब हमारा एफ ऑफ जेड है जेड अपॉन जेड की पावर 4 + 4, ठीक है। इसको कोई सॉल्व करने की ट्राई करो। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, z की पावर 4 इज इक्वल टू -4, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब z की पावर 4 इज इक्वल टू -4 सॉल्व करने के लिए क्या है, 4 इंटू -1 को क्या लिख सकते हैं, e टू द आयोटा 2n + 1 पाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2n + 1 π/4, और n की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये हमने थोड़ी देर पहले ये किया था। तो देखो अब हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा π/4, e टू द पावर 3 आयोटा π/4, e टू द पावर 5 आयोटा π/4 और e टू द पावर 7 आयोटा π/4, ठीक है। इसके बाद वाले क्या हो जाएंगे, वो तो रिपीट होने लग जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 मेन सॉल्यूशंस आ गए। तो ये 4 मेन क्या है हमारे सिंगुलर पॉइंट से, 4 यूनिक सिंगुलर पॉइंट। अब इसमें से एक मैं निकाल लेता हूँ और बाकी 3 आपके लिए होमवर्क होएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड ना, ये z की पावर 4 जब इधर जाएगा तो इसकी पावर भी तो 1/4 बनेगी ना, तो 4 की पावर 1/4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, √2 और √2 और ये भी क्या आ गया √2, ठीक है, ये मिस हो गया था, ये हमने लिख दिया। अब देखो, अब हम करते हैं z इज इक्वल टू √2 e टू द पावर आयोटा π/4, इसके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, मेथड नंबर सेकंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेथड नंबर सेकंड में क्या था, मेथड नंबर सेकंड में था 5/1 ऑफ z, ऊपर तो पड़ा उसको ऐसा कैसे रहने दो, दूसरे को क्या कर दो, एक बार ऐसे डिफरेंशिएट कर दो। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर तो क्या पड़ा है, z पड़ा है, और नीचे क्या बन जाएगा 4z³ बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/4z² बन जाएगा। अब 1/4z² में हमें क्या करना है, z इज इक्वल टू ये पुट कर देना है √2 e टू द पावर आयोटा π/4, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये पुट करेंगे तो हमारा जो रेसिड्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा रेसिड्यू आ जाएगा 1/4 × 2 e टू द पावर 2 आयोटा π/4, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/8 e टू द पावर आयोटा π/2। अब e टू द पावर आयोटा π/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/8, तो ये आ जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक है। ये क्या आ गया cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। अब cos π/2 क्या होता है 0, आयोटा साइन π/2, साइन π/2 क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया
ये आ गया 1/8 आयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो 1/8 आयोटा यही आंसर हो गया, ठीक है। इसको कोई फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो ऊपर आयोटा मल्टीप्लाई, नीचे आयोटा मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आपको ऐसे आंसर ना दिया हो तो -i/8 ये दे दिया होगा, ये आंसर है, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है। अब हो सकता है यहाँ पर ना कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, तो कोई मेरे को ऑप्शंस में बता देना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर सॉल्व। अब इसको पॉज करके आराम से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड मेथड क्या है, इफ z इज इक्वल टू जेड नोड इज पोल ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, सिंपल पोल के लिए किया था। सिंपल पोल मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर अगर पोल ऑफ ऑर्डर 1 ना दिया हो, ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर n हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला है रेसिड्यू ऑफ z इज इक्वल टू जेड नोट, ठीक है। इसका फॉर्मूला है 1/फैक्टोरियल n-1, ठीक है, d(n-1/dz n-1), ठीक है। n-1 टाइम इसको क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो z इज इक्वल टू जेड नोड इज पोल ऑफ ऑर्डर n है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, z माइनस जेड नोड की पावर n, ठीक है। एक ऐसा फैक्टर बन रहा है जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर सिंगुलैरिटी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को हटाने के लिए z माइनस जेड नोड की पावर n f ऑफ z में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर f ऑफ z में मल्टीप्लाई कर दी तो ये जो फैक्टर है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके, ये तो हमने पहली मेथड देख लिया था, इसको हम क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे n-1 टाइम्स, ठीक है। जितने ऑर्डर का पोल था उतना n-1 टाइम इस चीज़ को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम z इज इक्वल टू जेड नॉट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है, और यहाँ पर एक 1/फैक्टोरियल n-1 ये टर्म भी आ रही है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, f ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर अपॉन z+1 का होल स्क्वेयर और z-2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अब इसमें पहले तो कहा है सिंगुलर पॉइंट निकालो और उनका रेसिड्यू निकालो, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट निकालना है और उनका रेसिड्यू निकालना है। तो देखो, जब सिंगुलर पॉइंट की बात हुई तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट एक है z इज इक्वल टू -1 और एक है z इज इक्वल टू 2। अब इसका जो ऑर्डर है वो है 2 और इसका जो ऑर्डर है वो है 1। अब जो 1 ऑर्डर वाला था उसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे 1 ऑर्डर वाले को, उसको रख देंगे z-2, ठीक है। यहाँ अलग से लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, रेसिड्यू किसका निकालना है, z इज इक्वल टू 2 वाले का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, z-2 f ऑफ z कर देंगे, मतलब जेड स्क्वेयर अपॉन ये क्या है, z+1 का होल स्क्वायर z-2, और यहाँ पर क्या है, z इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। अब z-2 से z-2 खत्म, ठीक है, इससे ये गया। अब यहाँ पर क्या है, z इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/9, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 4/9, ठीक है।
तो ये तो आसान था। अब सेकंड क्या है, अब हमें रेसिड्यू निकालना है z इज इक्वल टू क्या था, -1 का। ठीक है, अब आपको पता है z इज इक्वल टू -1 क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2-1, ठीक है, n-1 मतलब 2-1 d ऑफ 2-1 वो क्या होता है 1/dz। तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, z+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, z² z+1 के होल स्क्वायर और z-2 से, और हम क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू -1 पॉइंट रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पर z इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 और ये 3, -1/3, -1/3 हमारा क्या आ गया आंसर। एक सेकेंड ना, यही तो गलती कर दी। अब इसको डिफ्रेंशिएट भी तो करना है, एक स्टेप रह गया ना हमारा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू -1 रखने से पहले क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये ऐसे है, z इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। अब फैक्टोरियल 1/2 -1, 1/1 तो ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आया, ये आया हमारे पास z-2 का होल स्क्वायर, फिर ये ऐसा का ऐसा, और z² को डिफरेंशिएट करके आता है 2z। ठीक है, फिर माइनस में हमारे पास z² ऐसा का ऐसा, और z-2 को डिफरेंशिएट करके 1 ही आ जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है, z इज इक्वल टू -1 पुट करना है। ठीक है, अब इसमें जब हमने z इज इक्वल टू -1 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास देखो ये -1 -2 -3, ठीक है, -3 इंटू 2 -6, -6 इंटू -1 6, तो ये आ गया 6 में आ गया -1 अपॉन -3 का होल स्क्वायर 6, तो ये आ गया हमारे पास 5/6 आंसर। ठीक है, ओह -2 का होल स्क्वायर 6 नहीं होता, 9 होता है, तो ये 5/9 आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो अब। ठीक है, अब देखो, अब हम डालते हैं एक नोट। ठीक है, अब नोट क्या है, अगर हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट आ जाए, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट तो रिमूव हो गया, तो उसका रेसिड्यू क्या लिखेंगे। तो हमें पता है कि जो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होता है उसमें 1/z - z0, ठीक है, ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0। ठीक है, इसका कोफिशिएंट होता है 0, और हमारा रेसिड्यू का मतलब क्या था कि 1/z - z0 की पावर 1, इसका कोफिशिएंट बता दो, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, 0। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। तो इसका मतलब है जो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है उसका जो रेसिड्यू होता है वो होता है 0। ठीक है, जब भी एक रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हो, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट तब की बात कर रहा हूं रेसिड्यू 0, जब वो क्या कर दे, सिंगुलैरिटी कंप्लीटली रिमूव कर दे, कंप्लीटली रिमूव कर दे। जब कंप्लीटली रिमूव ना हो, अगर ऑर्डर 1 2 3 कुछ भी बच जाए, तब तो आपको पता है उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जितना ऑर्डर रिड्यूस हो सकता है रिड्यूस कर दो, उसके बाद उसको सॉल्व कर दो। लेकिन अगर सिंगुलैरिटी कंप्लीटली रिमूव हो जाए तो उसका रेसिड्यू आएगा 0। ठीक है, तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट का जो रेसिड्यू होता है वो होता है 0, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, वो टॉपिक होता है रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। ठीक है, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। अब रेसिड्यू एट इन्फिनिटी को देखो डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटी पर क्या होता है कि हो सकता है इन्फिनिटी पर, देखो अब इन्फिनिटी का वैसे तो कोई टेक्निकली हमारे पास मैथमेटिकल सॉल्यूशन है नहीं,
ठीक है। तो इन्फिनिटी पर रेसिड्यू निकालने के लिए हम या क्या यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं। अब उस मेथड के क्या है, 3 पार्ट होते हैं, तो इसको 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला तो होता है रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम ऑफ ऑल रेसिड्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ देखो, अब यहां पर मान लो आपके पास 2-3 सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, उन 2-3 सिंगुलर पॉइंट का आपने रेसिड्यू निकाल लिया, उन सारे रेसिड्यू को ऐड कर दिया और उनका नेगेटिव ले लिया, तो इसी को हम कहते हैं रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये इसका पहला मेथड सॉल्व करने का। दूसरा मेथड है रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वो क्या है, अब हमें पता है कि जो हमारा जो b1 होता था, b1 क्या है, b1 है कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर 1। ठीक है, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस जेड नोट की पावर 1। ठीक है, इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम कहते थे रेसिड्यू। ठीक है, इसी को क्या कहते थे, रेसिड्यू। तो यहां पर क्या करना है, जो b1 आप निकालोगे उस सीरीज को एक्सपेंड करके, तो वहां पर ऑलरेडी सम ऑफ ऑल वो रेसिड्यू का सम हो जाएगा। ठीक है, ये जो b1 है ये सम ऑफ ऑल रेसिड्यू ही होता है। ठीक है, मतलब जितने भी रेसिड्यू है उसका सम क्या होगा, b1 होएगा। क्यों, देखो अब देखो यहाँ पर ना काफ़ी सारे रेसिड्यू होते हैं, तो काफ़ी सारे रेसिड्यू का मान लो यहाँ पर एक BA आ गया, एक BB आ गया, एक BC आ गया, मान लो 3 रेसिड्यू थे और 3 का अलग अलग कोफिशिएंट आ गया। अब ये कोफिशिएंट एक्चुअली है किसका, ये 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर ये कुछ 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी हमारे पास सम होके आएगा। ठीक है, जब हम लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो ये जो B है ये सारों का सम होके आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन किया, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में ये जो b1 है ये सारे के सारे रेसिड्यू ऑलरेडी कंटेन कर रहा होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, बस माइनस कर देंगे, तो ये क्या है माइनस v1। ये जो मेथड है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बस डेफिनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, ये मेथड को कभी यूज़ नहीं करना, मेथड ये भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये बस इसकी जनरल डेफिनेशन है हमारे पास। मेथड जो यूज़ करना है वो एक्चुअल मेथड ये है हमारे पास, अगर सम ऑफ रेसिड्यू पूछ ले हमसे। तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो वो होता है माइनस लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर ये मत लिखो आप, ये लिखो कि जेड एफ ऑफ जेड। ठीक है, और फिर कर दो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, एफ ऑफ जेड में जेड मल्टीप्लाई करो और फिर जेड मल्टीप्लाई करके जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी लगा दो। अब देखो इसको करेंगे कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये वाला, बस करवा देता हूँ क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ठीक है, और फिर है हमारे पास cos 1 अपॉन जेड। ये पूछा है रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमसे पूछ लिया। अब रेसिड्यू एट इन्फिनिटी कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आप क्या कर सकते हो, आप सम ऑफ ऑल रेसिड्यू भी निकाल सकते हो, आप सीरीज एक्सपेंशन भी कर सकते हो, लेकिन ये फालतू का आप तो देखो करने नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, हम जेड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जेड मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एफ ऑफ जेड में, ये मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या रखेंगे, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस साइन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जेड से ये जेड कट गया, cos 1 अपॉन जेड मतलब माइनस cos 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखना है तो cos 1 अपॉन इन्फिनिटी। cos 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या है, माइनस cos 0, माइनस cos 0 क्या होता है, -1, इसका आंसर। ये क्या आ गया, इसका रेसिड्यू आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रेसिड्यू हो गया खत्म। अब आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर वेबसाइट है, दोनों में से जो भी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर क्या होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी हम ये अपलोड करेंगे उन सारों के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं वहाँ पर डाल दिया करूँगा, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप टीजीटी पीजीटी या किसी भी फिजिक्स के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम उसका पूरा का पूरा सिलेबस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में डालेंगे धीरे धीरे करके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।